do end up burning a lot of calories just by sitting and breastfeeding a baby. Started with skin to skin, and then जब बच्चा instincts देता है कि I'm hungry now, then we have the first latch, है prolactin जो produce करता है. दूसरा है oxytocin जो मिल्क को इजेक्ट करने या बाहर आने में जो हेल्प करता है. Breastfeeding is 90% your determination and 10% science. आपके ब्रेस्ट में जो मिल्क बैग्स हैं जो हमने बात की थी, मिल्क बैग्स आर कनेक्टेड टू ट्यूब्स. वो जो ट्यूब्स होते हैं दे लाई अंडर द एरियोला. एरियोला के नीचे लाई करते हैं. इसीलिए लैचिंग में हम बोलते हैं कि निप्पल और एरियोला दोनों पकड़ना है. इंडिया में और आई वुड से ग्लोबली आल्सो इन फैक्ट breastfeeding rates are really pretty low. Yeah. When in doubt, always seek help the earliest. See, I always give one mantra to the mothers. One day at a time, one feed at a time. Hello everyone, welcome back. We have with us Dr. Manisha, who is lactation counselor and our in-house postpartum expert. So, जैसे हमने पहले बात करा था, पिछले टॉपिक में we discussed about the first 40 days. Today we have Dr. Manisha who is going to talk about the breastfeeding journey about every mom. ये हमारा सेकंड टॉपिक है मदरहुड टेल्स का, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो डॉक्टर मनीषा, टेल अस व्हाई ब्रेस्ट फीडिंग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न, फॉर एन इन्फेंट. सो ब्रेस्ट फीडिंग के अपने बेनिफिट्स हैं. आई एम श्योर एवरी मदर नोज दैट कि हाउ इट हेल्प्स अ मदर एंड हाउ इट हेल्प्स द बेबी. ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है बच्चे को भी मदर को भी. एक हाईलाइट अगर मैं थ्रो करूँ ब्रेस्ट फीडिंग का सुपर बेनिफिट ये है मदर के लिए कि यू कैन गेट बैक टू योर पोस्टपार्टम you can get back to your pre-pregnancy weight in the postpartum journey with just breastfeeding. Wow, lovely. Yeah, so you do end up burning a lot of calories just by sitting and breastfeeding a baby. Like if I have to give you a number, it's somewhere close to 500 kilocalories per feed. Per feed, 500 kilocalories. Wow. So close to that much. So imagine how many feeds that you do in a day. How many kilocalories are you burning? I think we are feeding every 2 hours, right? Yeah. So so you do the math. Yeah. So that's how it is. So it is definitely very important. Not just मतलब breastfeeding सिर्फ एक food वाला journey नहीं है बच्चे के लिए. Breastfeeding is also for comfort, for soothing, for bonding. That is the meaning of breastfeeding. Not just only कि अच्छा बेबी को फूड मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, बेबी ग्रो करेगी, बेबी का वेट गेन होगा. That's not the only thing about breastfeeding. Mm-hmm. So definitely, but breastfeeding अपने आप में काफी challenging है for women who are specifically living alone. I think काफी सारे women आज के टाइम पर न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, काफी ओवरवेलमिंग पीरियड होता है. सो उस चीज को हम कैसे देखते हैं, वहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग कितना जरूरी है? If I have to highlight that part, maybe I would like to talk about my own journey. Being a mom of a 2-year-old, so pretty much in my postpartum phase, it's a nuclear family. We don't have help. Mothers are staying away from us. तो challenge ये हो जाता है क्योंकि working mom है. The husband's also working. बहुत चैलेंजिंग हो जाता है because बेबी इतना छोटा होता है, उसके अपने नीड्स को केटर करना जरूरी होता है. उसको केटर करने के लिए बहुत टाइम, बहुत पेशेंस की जरूरत होती है. एंड अबव ऑल ऑफ दैट वो सब तभी होगा एक मदर के लिए जब उसको एम्पल अमाउंट ऑफ सपोर्ट मिलेगा. तो चाहे वो एक आप जापा रखो या नैनी रखो, गिव इट द नेम जो भी आप रखें. फैमिली मेंबर्स अगर ट्रैवल करके आ जाते हैं तो ठीक. पार्टनर कितना सपोर्ट करते हैं, बिकॉज देखो इंडिया में हमारे पास ये पैटर्निटी लीव बड़ा सा लीव नहीं मिलता है. मदर्स गेट इट, बट देयर आर सम मदर्स हु स्टिल स्ट्रगल जिनको पैटर्निटी लीव्स नहीं मिलता है आज की डेट में भी. इवन दो वी हैव टोल्ड अबाउट 6 months ऑफ पैटर्निटी लीव फॉर मदर्स, है ना. काफी सेक्टर्स में अभी भी बहुत कम होते हैं, 3 months का होता है. एंड जो एंटरप्रेन्योर मदर्स होते हैं या जो अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं, तो दे आर बैक लाइक अबाउट इन 2 months और सो समटाइम्स ऑल्सो, अगर उनके पास वर्क में कोई सपोर्ट नहीं है.
सो दिस इज हाउ थोड़ा सा एक इतना अप्स एंड डाउन्स होता है जर्नी में कि वी नीड टू एंश्योर दैट दैट गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट है ब्रेस्ट फीडिंग में। ब्रेस्ट फीडिंग में इट्स नॉट जस्ट कि अच्छा जो फिजिकल चैलेंजेस होते हैं फीडिंग में या जो भी चीज़ें होते हैं, these सिंपल थिंग्स जैसे कि बेबी को केयर कैसे करना है, मदर को केयर कैसे करना है, उनका रिकवरी में कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये भी बड़ा सा चैलेंज होता है। काफ़ी बार मदर्स फिजिकली रिकवर करते हैं बट इमोशनली रिकवर नहीं कर पाते Definitely. जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट। Yeah. Which is why they are a lot overwhelmed, right? It's a pretty much overwhelming experience. So I remember मेरा 40 days के बाद I ensured I was back at my hometown, which is in Goa, and I ensured that I was with my family and I was there. बच्चे के साथ थोड़ा सा अच्छे से सपोर्ट मिला। मोस्ट ऑफ द मतलब फैमिलीज में यही होता है कि मदर्स जो है डिलीवरी के बाद अपने घर चले जाते हैं। सिंपल रीजन बीइंग इज कि सब वो लोग मदर्स काफी कंफर्ट होते हैं अपने माँ के पास रहने के लिए। सो क्योंकि वो थोड़ा वो फ्रीडम मिल जाता है, उनको ध्यान अच्छे से रहता है। सो दैट्स द ओनली चूजिंग दैट वो रहता है कि मैटरनिटी साइड पे जाके maternal side जाके रहने का, be there till the baby is also well enough, and हाँ थोड़ा सा mother भी is far more better and she's recovering better and all of that. So common challenges क्या होते हैं डॉक्टर मनीषा breastfeeding के? I think आप खुद you're a mother, so आपको भी बहुत सारे challenges आए होंगे. So what are the common challenges that women face and how can we cope up better उन challenges पे? So पहली चीज तो ये है कि एक होता है which is still happening, milk shaming. Milk shaming is family members हो या friends हो या कोई ना कोई, even sometimes hospitals में भी जो आपके associating supporting staff होते हैं जो भी है, कभी कभार ये क्वेश्चन निकलता है मदर्स को कि you just delivered और आपके पास अभी दूध नहीं है। या घर पहुंचने के बाद ये क्वेश्चन होता है कि बच्चा रो रहा है उसको दूध पिलाओ। हर रोने के लिए वो लोग बोलते हैं कि बच्चा रो रहा है, और अगर बच्चा सूद नहीं हो जाता है तो यू डोंट हैव मिल्क, आपके पास दूध नहीं है, आप ठीक से खा पी नहीं रहे हो, है ना। एक ये होता है। कभी कभार ये भी होता है कि बच्चा सेटिस्फाइड भी रहता है तब भी पूछेंगे अच्छा फिर बच्चे का पेट भर गया, आर यू श्योर, ऊपर से कोई दूध देना है, यू चेक कि आपके पास दूध आ रहा है, आपने दोनों तरफ से पिलाया कि नहीं, या एक ही तरफ से पिलाया, एक ही क्यों पिलाया। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं। मिल्क शेमिंग इज समथिंग दैट वी शुड आई थिंक स्टॉप। That's very common. Yes. And I think वो पता भी नहीं चलता है कि हम कब बोल गए हैं वो चीज, but maybe it hits like anything. So ये कैसे इम्पैक्ट करता है मदर को। एक न्यू मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी होता है ओवरवेलमिंग होता है आफ्टर ऑल द बर्थ एंड एवरीथिंग। तो उनके लिए चैलेंज ये होता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो हमने डिस्कस किया है, लाइक आप ही के साथ हमने डिस्कस करा है कि फर्स्ट 40 डेज काफी ओवरवेलमिंग होते हैं। आई एम प्रीटी श्योर अभी भी वही टाइम है जहाँ प्रॉपर केयर का जरूरत है। सो ड्यूरिंग दैट वही चीज़ है कि ड्यूरिंग दैट मदर्स को ये समझ में नहीं आता कि दूध कितना जनरेट कर रहा है। वी डू नॉट हैव एन एक्सरे विजन आईज कि हम देख सकते कि अच्छा ब्रेस्ट में इतना ml दूध बना है, इतना ml, तो वो हमें पता है कि अच्छा वो बच्चे ने पी लिया तो वो खाली हो गया। नो, इट्स ऑल अबाउट इंस्टिंक्ट्स, मैटरनल इंस्टिंक्ट्स। नेचुरली हम देखते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ बच्चा फुल है, बच्चा हंग्री है, बच्चे को पिलाना है। बच्चा हंग्री नहीं है, किसी और चीज से परेशान है, तो उसको उस हिसाब से केटर करना है, उसकी नीड्स को समझना जरूरी है। तो हमें पता कैसे चलता है इसमें डॉक्टर मनीषा दैट हमारा फीड प्रॉपर है, एक न्यू मॉम का फीड प्रॉपर है? सो जनरली जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, बिकॉज इट्स नेचर हैज डिजाइन्ड अस इन सच अ वे कि हर चीज shouldn't be only visible enough. Some things is about just believe in it, है ना। एक्सेप्टेंस की बात की थी हमने लास्ट टाइम, तो वही चीज है। सो वी जस्ट लुक एट कपल ऑफ थिंग्स दैट बच्चा जो है जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है करीब करीब 8 से 10 बार या 12 बार, मतलब अगर ऑन रफ गैप ऑफ 2-3 घंटे का गैप है ना, उतने में बच्चा अगर फीड करते रहते हैं तो पूरा दिन में अगर 8 से 10 या 12 फीड्स होंगे,
ऑन एन एवरेज। सो इतने फीड्स होने चाहिए बेयर मिनिमम, ठीक है, 8-10 फीड्स एटलीस्ट। दूसरा चीज़ ये है कि दूध पी रहे तो इट्स लिक्विड, सो दूध पी रहे तो काफ़ी बार सुसु ही करते रहेंगे बच्चा, क्योंकि और कुछ डाइजेशन वाली चीज़ तो है नहीं बच्चे के लिए। सो सुसु कितने बार कर रहे हैं। सो वी टॉक अबाउट कि जब बच्चा 1 हफ्ते का हो जाता है, ऑन एन एवरेज 5 से 7 बार पूरा 24 आवर्स में, पूरे दिन में एटलीस्ट मिनिमम 5 से 7 बार यूरिन कर लेना चाहिए बच्चे को। ठीक है, आई नो। अब आपको सवाल ये होगा कि डायपर्स पहनते तो कैसे पता चलेगा? आजकल डायपर्स भी बड़ा स्मार्ट डायपर्स मिलते हैं हमें, राइट? वी गेट दोस यूरिन इंडिकेटेड डायपर्स। या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो तो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड की लंगोट पहनाओ, कपड़ा वाला, आजकल कपड़े वाले डायपर्स, क्लॉथ डायपर्स भी आ गए हैं। So use some of those at least दिन के टाइम पे जब धूप होता है, you can always do it. या between 2 diapers you can do that. मतलब ऐसे नहीं बैठ के लिटरली हमें कैलकुलेट करना है कि ये टाइम पे मैंने फीड किया, ये टाइम पे सुसु हुआ है। नो, डोंट डू दैट। हम ये नहीं चाहते। ऑन एन एवरेज एक काउंट लेने की कोशिश करिए ताकि आपको समझ में आए कि फीडिंग सही जा रहा है। सो इट्स जस्ट फीड काउंट, सुसु काउंट। तीसरा चीज जो हम एडवाइस जरूर करते हैं मदर्स को इज बट जब हम बोलते हैं तो मदर्स थोड़ा सा पैनिक में चले जाते हैं, दे फील दे शुड मॉनिटर दैट आल्सो, दैट इज द वेट गेन, ओके, राइट? तो एट बर्थ बच्चे का एक बर्थ वेट होता है, डिस्चार्ज पे थोड़ा सा या तो कम हो सकते हैं, सेम वेट होगा, डिस्चार्ज वेट होगा, देन इट इज नॉर्मल, यू नो, थोड़ा बहुत वेट लॉस होता रहता है, फिर धीरे धीरे पिकअप होगा। बाय अराउंड 2 वीक्स 3 वीक्स के आसपास दे शुड क्रॉस देयर बर्थ वेट। यही चीज है हमारे लिए, ठीक है? तो अब ये है कि जैसा आपका लास्ट विजिट होगा, वी रिकमेंड कि जब आपका नेक्स्ट विजिट होगा, मंथली विजिट्स होते हैं पीडियाट्रिशियन के पास, तो आप तब वेट चेक कर लीजिए। अगर लास्ट विजिट के हिसाब से बच्चे का वेट बढ़ चुका है, दैट्स ऑन एन एवरेज अ मंथ गैप होता है, 1 मंथ कितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उस टाइम पर कि सो इट वी लुक एट जो भी बर्थ वेट होगा उस हिसाब से 500 ग्राम्स टू 1 kg द फर्स्ट मंथ होता है, तो उतना एटलीस्ट वेट गेन बस हो, काफी है। बट अगेन कीपिंग इन द हिस्ट्री कि कैसा था उसका जर्नी द फर्स्ट मंथ में, बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ था, फिर वहां से पिकअप हो, तो यू माइट नॉट सी देम, दैट्स व्हाट। सो वो वेरी करेगा सिचुएशन के ऊपर, बेबी के ऊपर, वो जर्नी कैसा है। दैट इज व्हाई वी ट्राई टू टेल मदर्स कि हर रोज वेट बच्चे के हर इंडियन फैमिली में एक वेग मशीन घर पे होता है, एंड स्टैंडर्ड वे क्या होता है कि पहले मदर चढ़ेंगे, वेट चेक करेंगे अपना, फिर बेबी को पकड़ेंगे और वेट चेक करेंगे, ठीक है? यू हैव ऑल योर क्लोथ्स ऑन, एक अप्रोक्सीमेट वेट ही होता है हमारे पास, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इससे बेटर होगा। और वो फिर हर रोज करने के चक्कर में 5 ग्राम लॉस हो गया, 50 ग्राम लॉस हो गया, फिर स्ट्रेस भी आपका वो ऐड करेगा। एंड आई थिंक एज फार एज आई हैव हर्ड, स्ट्रेस भी आपकी ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा लिया। स्ट्रेस इज सच अ फैक्टर कि वो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को लिटरली डाउनफॉल पे ला सकता है, खत्म तक कर सकता है। इट कैन इम्पैक्ट यू सो बैडली। तो हम चाहते हैं कि मदर्स अननेसेसरी स्ट्रेस ना लें। सो ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम ब्रेस्ट फीडिंग में देखते हैं, बट वो एक मंथ ऑन मंथ विजिट पे रखो ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाता है। तो आई यूजुअली रेकमेंड मदर्स और कपल्स को, जब आप जाओ डॉक्टर के पास, वेट चेक होता है, नेक्स्ट विजिट कब होगा पहले वो पूछ लीजिए, एंड उस विजिट तक कितना वेट गेन होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट बस पूछना, बस उतना पूछ लीजिए। तो आपको ये नहीं टारगेट करने कि अच्छा डॉक्टर ने बोला 500 ग्राम तो उतना एग्जैक्टली हो ही जाना चाहिए, वो जरूरी नहीं है। इट्स जस्ट एन आइडिया फॉर यू। यस, हर पीडियाट्रिशियन विजिट जो होता है कपल्स के लिए, स्पेशली मदर के लिए, एक एग्जाम जैसा लगता है, पता नहीं हाइट कितना है, पता नहीं वेट कितना है, ठीक है, ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? बट इट इज स्टिल फाइन, एंड यू नो दैट ओके, कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ क्या हो सकता है फीडिंग में, राइट? यू आर द पर्सन हु हैज टू नर्चर द बेबी, तो फीडिंग पे हमें ध्यान देना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, डेफिनेटली नो। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी पूछना था कि काफ़ी सुना है मैंने स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बारे में जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपने भी वो प्रॉपर स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है जब आप खुद ब्रेस्ट फीड कर रहे होगे तो वो एक्सपीरियंस किया होगा। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट वेरी इम्पोर्टेंट? आई मीन इफ यू कैन जस्ट थ्रो अ लिटिल लाइट। Skin to skin, or we call it as KMC, Yeah. Kangaroo Mother Care. Yeah.
So some fathers feel a little bad that why is only mother, so it's not that it's only for mothers. It's just that we talk about how mothers are more inclined towards the babies, that's why. But fathers can also practice it. ये WHO UNICEF ने recommend किया है that this practice should start right after birth. Okay. So जो हम golden hour की बात करते हैं breastfeeding में, that's the first hour after the birth. We started with skin to skin. And then जब बच्चा instincts देता है कि I'm hungry now, then we have the first latch. So all of this is happening in the golden hour, the first latch, the first feed and everything. It starts with that क्योंकि एक तो वो आपका बेबी के साथ बॉन्डिंग में भी हेल्प करता है। गोल्डन आवर में और भी इफेक्टिव इसलिए है स्किन टू स्किन क्योंकि इट हेल्प्स द बेबी रिकॉग्नाइज कि अच्छा अब मैं बाहर आ गया हूँ या आ गई हूँ एंड यू नो दिस इज मम्मा, आई एम सेफ, आई एम फाइन। सो उनका हार्ट बीट थोड़ा तेज रहता है क्योंकि द प्रोसेस ऑफ द बर्थ है ना, थोड़ा सा तो वो नॉर्मलाइज होने में हेल्प करता है। उनका बॉडी टेम्परेचर, तो टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया जो हम बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं हो, बिकॉज अंदर इतना वार्म एनवायरनमेंट हम बना देते हैं ना वूम में, तो जब बाहर आ जाते बेबीज ऑल काइंड ऑफ यू नो स्टार्टल्ड कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सो बिकॉज ऑफ दैट टू सेटल द बेबी, उनका हार्ट रेट, उनका ब्रीदिंग रेट, जो रेस्पिरेटरी रेट हम बोलते हैं, है ना, नहीं तो हम बोलते हैं कि बेबी को ब्रीदिंग इशू हो गया है। सो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली सेटल्स just by doing a skin to skin immediate after. Okay, but ऐसा भी होता होगा ना that certain women they don't get a chance to feed the baby in the golden hour due to any reason. Yes. है ना, so वहाँ पर पे उस चीज को हम कैसे cover कर सकते हैं? So again depending on कि कैसा है, अगर मान लो कोई medical emergency हो गया है and baby separation हो गया है, you can maybe you might not be able to do a skin to skin, मदर के साथ ना हो तो शायद अगर given a chance तो फादर के साथ भी कर सकते हैं। Okay. ठीक है, बट अगर बहुत ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ पे बेबी हैज टू बी कनेक्टेड ऑन लाइंस एंड यू नो मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन है, बेबी कैन नॉट बी स्किन टू स्किन और एनीथिंग, सो इन दैट केस वी कैन एटलीस्ट एंश्योर कि वो फीड वाला चीज जो होता है, वी कैन हेल्प द मदर एक्सप्रेस हर फीड एंड एटलीस्ट प्रोवाइड हर फर्स्ट फीड। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। So nobody can say that no milk दे ही नहीं सकते, या अगर बेबी को फीड्स देने से यू नो अलाउड नहीं है, मिल्क पर MPO बोलते हैं, मिल्क पर ओरल, तो अगर वो भी हो गया है, so we do something called as colostrum painting, a few drops of the milk. Colostrum is your first milk जो breast से निकलता है, so that milk is kind of you know just a few drops is painted on the baby's lip. So कोई भी given situation में we are not रिट्रैक्टिंग बैक कि आप दूध ही नहीं दे सकते। मदर का मिल्क एक ऐसा मैजिकल पोर्शन है बेबीज के लिए दैट इट हेल्प्स देम रिकवर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ दीस काइंड ऑफ थिंग्स, आल्सो हेल्प्स स्पीडन अप देयर रिकवरी। सो इफ देयर इज अ मेडिकल कंसर्न आल्सो इट एक्चुअली हेल्प्स द बेबी, एंड देन ऑफ कोर्स इवेंचुअली जैसे जैसे जर्नी जाता है देन द मदर्स कैन कैच अप विद द फीडिंग बाय दैट, बट वही है एक सपोर्ट। आपने बोला कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्या थोड़ा सा और यू नो हम डिस्कस कर सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वी नो दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर से ही कोलेस्ट्रॉल आना यू नो स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा, जिसको हम प्री मिल्क भी कहते हैं। व्हाई एंड हाउ कोलेस्ट्रॉल इज सो इम्पोर्टेंट, एंड कितने टाइम तक कोलेस्ट्रॉल निकलता है ब्रेस्ट फीड से, ब्रेस्ट हमारी यू नो फीड में दे सकते हैं, एंड कब तक हम बच्चे को फीड करा सकते हैं? So colostrum is your milk जो हमारे प्रेगनेंसी जर्नी के टाइम पे ही बन जाता है। जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो, बाय सेकेंड ट्राइमेस्टर यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस, हमारे ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, वेट वाइज, साइज वाइज, एरियोला चेंजेस हो रहे हैं, तो ब्रेस्ट एक्सटर्नली हमें ये सब दिखता है ना, ब्लू लाइंस एंड निपल फॉर्मेशन, ये सब चीजें। अंदर आपका जो भी लोब्यूल्स जो मिल्क बैग्स हम बोलते हैं वो फॉर्म हो रहा है, वो स्वेल अप हो रहा है, बिकॉज आपकी बॉडी में जो ब्रेस्ट फीडिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन है, इट प्रोड्यूसेस द मिल्क, सो वो आपका काम साइलेंटली करता है, मेकिंग द मिल्क एंड स्टोर इन इट। ओके, बट प्रोलैक्टिन के लेवल्स कम होते हैं, दैट इज व्हाई लॉट ऑफ मदर्स डोंट हैव दैट यू नो मिल्क शो और समथिंग, जो हमारा मिल्क लीकिंग होता है। ओके, इन द लास्ट ट्राइमेस्टर yes, sometimes. So see, some mothers experience leaking, but that's again not because of prolactin. There are two hormones that works in breastfeeding में एक है prolactin जो प्रोड्यूस करता है,
दूसरा है ऑक्सीटोसिन जो मिल्क को इजेक्ट करने या बाहर आने में जो हेल्प करता है। ये दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीटोसिन, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है, लेबर में भी हेल्प करता है, सो गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन के चलते वो कभी कभी प्रेगनेंसी में भी शो करता है। कुछ मदर्स को लीकिंग, या सो वो प्रेगनेंसी में जो लीकिंग होता है वो नॉर्मल है, किसी मदर्स को होता है एंड सम ऑफ देम डोंट एक्सपीरियंस इट, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन। सो ये प्रेगनेंसी से लेके फ्रॉम कंसेप्शन से लेके टिल बर्थ होता है कोलेस्ट्रॉल का जर्नी। दैट इज बर्थ के बाद जैसे ही आप बेबी को पुश आउट करते हैं, the prolactin levels just suddenly spike up because body समझ में आता है कि baby is out. So now the next phase is breastfeeding, है ना? And the first hour, the body knows that the natural instinct is about feeding the baby. And I put this baby to sleep so then feed the baby. तो जैसे ही वो हो जाता है, once the baby is out and then the baby latches first, that is when with the baby's latching हमारा cholesterol निकलता है। वो लास्ट करता है फॉर अबाउट द फर्स्ट 24 आवर्स बेस्ड ऑन हाउ द फीडिंग इज गोइंग, एंड फिर वो ट्रांजिशन करता है इनटू द ट्रांजिशनल मिल्क फॉर द नेक्स्ट सेकंड डे या थर्ड डे से फॉर द नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज तक टिल इट कन्वर्ट्स इनटू मैच्योर मिल्क। गॉट इट। सो आपने भी लैचिंग वर्ड यूज करा था, कैन वी डिस्कस मोर अबाउट इट? कैसे हमें पता चलेगा कि वो गुड लैच है या नहीं है? लैचिंग इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। तो हम जब क्लास लेते हैं हम हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्रेस्ट फीडिंग इज व्हाट 90% योर डिटर्मिनेशन एंड 10% साइंस। जो भी हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में, प्रोलैक्टिन के बारे में, लैचिंग के बारे में, जो भी है टेक्निकलिटीज जो होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मदर्स नीड टू अंडरस्टैंड 10% ऑफ इट इज दिस। दैट्स जस्ट आपको समझने के लिए कि जर्नी कैसा होगा, बाकी आपके ऊपर है वो 90% डिटर्मिनेशन। सो जब तक आप वो विल नहीं हो कि आपको अपना फीड देना है, लैचिंग क्या कोई भी चीज आप नहीं कर पाएंगे। लैचिंग क्या है? बेसिकली जब बच्चा ठीक से आपका ब्रेस्ट पकड़ते हैं, बेबी को क्या पकड़ना चाहिए? आपका निप्पल और आपका एरियोला, एंड दे यूज देयर टंग एंड पैलेट, जो हम टीट बोलते हैं, ठीक है। सो इट्स components of the mother, components of the baby. So this is how we form the latch. Baby अच्छे से grab करता है breast को with the tongue and the latch on. Okay. एक बार अच्छे से वो suction करके vacuum बना के breast को पकड़ते हैं, they will rhythmically suckle. Okay. And वो rhythmic sucking कैसा है? They'll suckle for couple of times, थोड़ी देर के लिए खींच के लेंगे, फिर थोड़ा रुक जाते हैं। रुकते क्यों है? Again काफी mothers को लगता है कि बच्चा सो जाता है, तो वो सोना नहीं होता है। That's a pause, that is for swallowing and breathing. जो भी हम सकल करके मिल्क खींचते हैं, उसको swallow करने के लिए हम टाइम लेते हैं, which is normal. It is not just only babies. We as adults also do it. We do also take time. We do take pause, you know. तो it is important because हमारा जो सिस्टम ही ऐसा डेवलप है, हमारा एयर पाइप एंड द फूड पाइप आर कनेक्टेड, है ना। तो वी हैव टू एंश्योर वो कोऑर्डिनेशन कैसा करें। So that is why it's important. जब हम बोलते हैं ना कि मैनर्स के बारे में, कि खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हम बताते हैं, है ना, बच्चों को सिखाते हैं। It's the same thing. So जब आप बच्चे को भी फीड कर रहे हो, you need to ensure that they are feeding well and they pause. Don't irritate the baby, don't poke the baby. And we also don't take stress. Don't have to take stress. ये normal है। ये जैसे बच्चा लैच करे, आपको बस देखना है कि अच्छा गुड लैचिंग साइंस है कि नहीं, poor latching signs नहीं है। Poor latching में कैसे पता चला? So when the baby is more on the nipple, okay, or just a little bit of the areola, you tend to experience pain. कभी-कभी बच्चे के गाल पे आप डिम्पल्स देखोगे, बड़ा क्यूट दिखता है, बट आई थिंक फीडिंग के टाइम पे बेटर होगा अगर ना ही दिखे, ठीक है। अदरवाइज आपको डिम्पल्स दिखे, इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। सो डिम्पल्स नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। कभी कभी बेबी विच क्लिक साउंड्स करते हैं, वो सुनाई नहीं देना चाहिए। एंड अ बेबी बिहेवियर में या तो बच्चा कभी कभी इरिटेटेड और फसी रहते हैं एट द ब्रेस्ट, क्रैंकी रहते हैं, या बच्चा आते ही सो जाते हैं, आपके ब्रेस्ट पर आते ही सो जाते हैं, दे फॉल ऑफ ऑन द ब्रेस्ट। सो दीज आर सर्टेन साइंस जो हम बोलते हैं, दैट मींस इट्स अ पुअर लैच। जबकि अ गुड लैच में क्या होगा, जैसे ही बच्चा लैच करेंगे, यू विल सी दैट कि उसका चिन अच्छे से टक्ड इन है, टचिंग द ब्रेस्ट। You'll see उनका neck extended है and the nose is high up and free, nose block ही नहीं हो रहा है।
दूसरा उसका आपका जो एरियोला है, बिफोर लैच यू सी फुल एरियोला निपल, जब बच्चा लैच करेंगे जितना कम एरियोला आपको दिखे, सो इट्स मोर लाइक अ रिंग विजिबिलिटी होता है, जितना कम एरियोला दिखे उतना उतना बेटर। सो अगेन इट डिपेंड्स, क्योंकि आपका एरियोला का साइज वेरी करेगा, किसी मदर का तो छोटा साइज होता है, किसी मदर का लार्जर साइज मिलेगा। सो डिपेंडिंग ऑन दैट इधर अ पार्ट ऑफ इट वुड गो या फिर ऑलमोस्ट ऑफ इट वुड गो। सो इट्स जस्ट दैट कि जितना कम दिखे उतना गोइंग विद द साइज ऑफ द, बट टेंशन इसमें भी नहीं लेना है कि आधा दिख रहा है या पूरा एग्जैक्टली, नहीं दिख रहा है। बिकॉज काफी मदर्स को बोला जाता है कि यू नो आप एरियोला पूरा डाल दो। सो इट्स नॉट दैट कि आपको ब्रेस्ट डालना है, इट इज ऑलवेज ब्रिंग द बेबी क्लोज, जितना नजदीक आप बच्चे को ला सकते हैं उतने अच्छे से वो खुद ही ले लेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि वो उनके रिफ्लेक्सेस वैसे होते हैं। एग्जैक्टली। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ अ गुड लैच इज वो सकिंग पैटर्न जो हमने डिस्कस की थी। अगर रिदमिक सकिंग है, रुक रुक के ही कर रहे हैं, खुद से रुक रहे हैं, रुकने के बाद वो फिर से शुरू करते हैं, और वो पॉज कितनी देर के होता है, मुश्किल से 1 मिनट से कम या ज्यादा, थोड़ा बहुत, मतलब कभी 5 सेकंड का हो सकता है, कभी 30 सेकंड का हो सकता है, कभी 1 मिनट हो सकता है, थोड़ा 1 मिनट से ज्यादा, कभी 10 सेकंड, सो इट ऑल डिपेंड्स। So what if I have also seen, and many moms have also discussed it with me कि लैच में भी कोई इशू नहीं है, लैच प्रॉपर है, बट बेबी ब्रेस्ट पर है, उसने थोड़ा सा पिया एंड देन द बेबी स्लेप्ट, so how do we tackle that? So that's one of the common challenges. It's again वही लैचिंग इशू ही है, उसको बोलते हैं पुअर लैचिंग। जैसे ही बच्चा आगे 1-2 बार ही सकल किया, सो गया, और आपको पता है कि 3 घंटे हो गए या 4 घंटे हो गए, एंड आपको पता है कि बेबी अभी तो उठे थे, हंगर दिख रहे थे, और अभी आगे सो गए, तो सिंपली मीन्स कि बेबी ने ठीक से पकड़ा नहीं है, वो अच्छे से डीप लैच नहीं हुआ, जो ब्रेस्ट को अंदर से मुंह के अंदर, जैसे हम बोलते हैं ना, अंदर अच्छे से डीपली जाना चाहिए, जितना अच्छे से अंदर जाएगा तो उसको एक अच्छा लैच मिलेगा, तो वो ठीक से मिल्क निकाल पाएंगे। क्योंकि आपके ब्रेस्ट में जो मिल्क बैग्स हैं, जो हमने बात की थी, मिल्क बैग्स आर कनेक्टेड टू ट्यूब्स। वो जो ट्यूब्स होते हैं, दे लाई अंडर द एरियोला, एरियोला के नीचे लाई करता है, इसीलिए लैचिंग में हम बोलते हैं कि निप्पल और एरियोला दोनों पकड़ना है। सिर्फ निप्पल पकड़ेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जो रेजोनेट, इट्स लाइक एन एम्प्टी टनल, तो वो पकड़ने से उनको कुछ मिलेगा नहीं। पर जब वो एरियोला के साथ पकड़ेंगे तो एक प्रेशर जनरेट होता है, और वो सक्शन से, जब वो सक करते हैं मिल्क बैग से, वो मिल्क इजेक्ट होके निकलता है, व्हिच इज द वर्क ऑफ योर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, सो ऑब्वियसली फिर बेबी नहीं सोएगा। सो अगर वो अच्छे से एक प्रॉपर लैच मिलेगा तो डेफिनेटली वो सोएंगे नहीं। देखो, अगर एक अच्छा फील लेने के बाद 15-20 मिनट 30 मिनट जितना देर तक बच्चे ने ले लिया, उसके बाद सो गए हैं, दैट मींस द बेबी इज डन। ओके, नाउ द बेबी इज रिलैक्सिंग, बेबी इज रिलैक्स्ड, बिकॉज जब वो हंग्री होते हैं डेफिनेटली वो रूटीन सकिंग साइंस करेंगे, मुंह खोलते रहेंगे, टंग बाहर निकालेंगे, ढूंढते रहेंगे, पर जब वो फुल हो जाते हैं, वो दे लुक अवे फ्रॉम द ब्रेस्ट, देयर लिप्स आर पाउचेड, या डिसइंटरेस्ट दिखाते कि नहीं चाहिए। क्योंकि हम बहुत आसानी से बस देख देख के समझ सकते हैं, इसमें अच्छा ऐसे ना, उसमें ज्यादा कुछ साइंस वाली चीज नहीं है, देख के समझना जरूरी है, एंड एक अंदर से इंस्टिंक्ट होना चाहिए, आई एम डूइंग गुड, एक्सेप्ट। ऑलराइट, सो कितना टाइम हमें बेबी को फीड कराना चाहिए ऑन एन एवरेज डे? जनरली न्यूबॉर्न जो होता है, शुरू में थोड़े लंबे फीड्स लेते हैं, बिकॉज हार्ड वर्क होता है, ठीक है, तो कभी कभी 30 मिनट्स हो सकता है, कभी कभी 40 मिनट्स भी हो सकता है, अभी कभार, बट इट वुड बी डेफिनेटली लेस देन एन आवर, बट इनिशियल वो जो 2-3 दिन का होता है, करीब वंस अबाउट द बेबी इज अबाउट वीक ओल्ड, मतलब 1 हफ्ते बाद जब आप घर भी आ जाते हैं, काफी चीजें सेटल हो जाते हैं, सो ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं 15 to 30 मिनट्स प्लस माइनस इज द बेस्ट ड्यूरेशन। ओके, सो बिकॉज मतलब जैसे हमारे लिए एक मील टाइम होता है ना, हम भी तो उतना ही टाइम लेते हैं खाना खाने के लिए, तो अगर उसके हिसाब से जाए तो बेस्ट होगा कि उतना टाइम ड्यूरेशन प्लस माइनस रहेगा, सो फेयर इनफ, ठीक है। कभी कभार हो सकता है, एंड वी ऑलवेज जनरली टेल मदर्स कि 1 ब्रेस्ट एट अ टाइम, मतलब 1 ब्रेस्ट आप दे दीजिए, देन अगर पेट भर गया तो ठीक है, बर्थ बेबी, बट अगर नहीं पेट भरा तो सेकंड सर्विंग लीजिए, मतलब सेकंड ब्रेस्ट ऑफर कर लीजिए, एंड देन एंश्योर दैट द बेबी इज डूइंग फाइन इनफ। ऑलराइट, सो टोटल एवरी 2 आवर्स हमें फीड करवाना होता है? आई वुडंट स्पेसिफाई कि एकदम से 2 आवर्स को फिक्सेट करना, मतलब कभी भी मदर को ये नहीं बोलिए कि एक स्केड्यूल से फीड करना चाहिए। Yeah, because I've seen a lot of women, they put alarms, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी हमने फीड कराया था, 8 बजे फीड कराया था, 10 बजे फीड करवाना है दोबारा से।
तो हम हमेशा बोलते हैं इट इज बेस्ट टू फॉलो एन एवरेज ऑफ 2 to 3 hours. Okay. मतलब हम लोग बोलते हैं कि 24 hours में 8 से 10 फीड होना चाहिए. हम अगर कैलकुलेट करेंगे 8-10 फीट का मतलब वही हो गया आपके रफली 2 से 3 घंटे का गैप. सो एवरेज में 2-3 घंटे का गैप इज गुड इनफ बिकॉज आपको भी रेस्ट चाहिए. हमने डिस्कस की थी रेस्ट एंड रिकवरी कितना इंपॉर्टेंट है. तो वो एक रेस्टिंग टाइम बिकॉज यू कांट जस्ट कीप फीडिंग द बेबी, यू विल गेट एग्जॉस्टेड. तो वो रेस्टिंग टाइम इंपॉर्टेंट है. तो वो 2-3 घंटे गैप आपको मिलता है. बट कभी कभार वो 2-3 घंटे से ज्यादा कभी कभी 4 घंटे तक भी जा सकता है. कभी कभी अगर फीड उतना अच्छा नहीं था तो देन द बेबी कैन फील हंग्री इन लेस देन 2 hours. वंस अ वाइल और ओकेजनली जैसे हम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं. बट ऑन एन एवरेज ये 2-3 घंटे का गैप शुड बी द बेस्ट आई वुड से. ताकि हम ये देखें कि फीड काउंट हमारा जो एस्टैब्लिश हो रहा है 24 hours में कि वो 8 से 10 तक एटलीस्ट पहुंचे. 8 to 10 Per feeds day. in a day. So वो काफी होता है. तो उसके हिसाब से वही हम बोल रहे हैं ना कि अगर 15 मिनट से 30 मिनट से के आसपास अगर होगा पर फीड देन यू आर गेटिंग द गुड कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेट ही करना चाहते हैं. बट अगेन ऑलवेज एडवाइस द मदर प्लीज डू नॉट कैलकुलेट टाइमिंग्स और डू नॉट फॉलो अ शेड्यूल बिकॉज आपके बच्चे ने जितना पिया है लॉन्ग फीड लिया है या शॉर्ट फीड लिया है उसके हिसाब से उसका भूख जो है या तो जल्दी या तो थोड़ी देर से. हाँ वो एक सेल्फ अलार्म इज द बेस्ट यू नो क्योंकि अलार्म रख के आपका नींद टूट जाता है या आप पैनिक करने लग जाते हो. जैसे वो अलार्म सेट होता है वो बजने लगता है आप पैनिक करते हो कि ओ आई हैव टू वेक द बेबी और फिर आप सोए हुए बच्चे को जबरदस्ती उठा के खिलाना है and baby won't feed and then you'll be all you know stressed up. Baby will cry, cranky हो जाएगा फिर हम कहेंगे कि इतना cranky क्यों है. So generally क्या हो जाता है ये स्ट्रेस क्यों होता है. जैसे हमने डिस्कस की थी बर्थ वेट के बारे में. फर्स्ट 2-3 वीक्स होता है मदर्स को एक स्ट्रेस होता है कि जॉन्डिस का वेट लॉस का और वो वेट पिकअप हो जाना चाहिए 2-3 हफ्ते तक ना. यू हैव टू क्रॉस द बर्थ वेट. तो जब वो वाला चीज होता है तो थोड़ा सा एक अलार्मिंग होता है मदर्स के लिए. तो हम बोलते हैं फर्स्ट 2-3 वीक्स आप 2-3 hours वाला साइकिल फॉलो कीजिए. जेंटली ट्राई टू वेक द बेबी, नेवर इरिटेट द बेबी. कभी उसको बहुत इरिटेट मत कीजिए. बट बाय द टाइम 1 month तक हो जाते हैं मतलब 1 महीना के आसपास काफी हद तक मदर्स सेटल हो जाते हैं काफी हद तक विद द ब्रेस्ट फीडिंग. तो हम बोलते हैं एटलीस्ट बाय नाउ यू स्टार्ट ऑन डिमांड फीडिंग. मतलब जब बच्चा मांगेगा तब आप दे दो. वो सबसे बेस्ट होगा. तो चाहे वो 2 घंटे में हो 2.5 घंटे में हो 3 घंटे में हो 4 घंटे में हो. तो ये हमें कब करना होता है 1 से 2 महीने के बाद once the baby हाँ मतलब ऑलमोस्ट जब 1 महीने का एटलीस्ट कंप्लीशन हो जाता है बिकॉज बाय देन बच्चा भी सेटल हो जाता है. उसका वो बर्थ वेट वाला जो टेंशन था कि बर्थ वेट क्रॉस होना है वेट गेन होना है वो टेंशन खत्म हो जाता है. जॉन्डिस वाला जो टेंशन भी जो है काफी मदर्स को वो भी रिजॉल्व हो जाता है. मतलब ऑल एंड ऑल मतलब कुछ हद तक मदर्स आर फीलिंग अ लिटिल सेटल. 1 महीना हो गया काफी दिन हो गए बच्चे के साथ. वो अर्ली वाला जो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है वो नहीं है. तो इसलिए हम बोलते हैं टेक योर टाइम सेटल योरसेल्फ एंड वंस यू फील यू रेडी स्टार्ट गोइंग ऑन टू मॉम. ओके गॉट इट. कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं डॉक्टर मनीषा अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग. सो फर्स्ट इज लाइक आई जस्ट सेड एक तो शेड्यूल प्लीज फॉलो मत कीजिए. ठीक है. दूसरा चीज अपने आप को कभी भी डाउट मत कीजिए मेरे पास दूध नहीं है या फिर यू नो आई नीड टू गिव एक्स्ट्रा समथिंग यू नो कि पता नहीं कितना पिया है ना. एंड हैविंग दैट थॉट कि अच्छा मुझे शायद ऊपर से फॉर्मूला देना पड़ेगा बिकॉज जब आप ओवरफीड भी करते हो फिर वो भी दिक्कत आ जाता है. बच्चे को फिर गैस्ट्रिक इश्यूज या रिफ्लक्सेस होते हैं वॉमिट कर देते हैं स्पिट अप्स जो हम बोलते हैं ओवरफीडिंग से ये सब चीजें हो जाता है. दूसरा चीज है इफ यू आर ट्राइंग की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी हो ठीक है तो हमें 4 चीजों पे ध्यान रखना जरूरी है. 1 a good latch. Then comes your hydration. Because we discussed it's 90% water. Yes. Third is your food, जो हम galactogogues बोलते हैं. There's a lot of foods that helps in supporting. Yeah, that we ensure we keep planning for our patients in the diet as well. Because nutrition क्या होता है आप जो भी खा पी रहे हो prolactin picks up all the required nutrition from those foods जब आप अंदर जाता है और फिर उससे फिर वो दूध बनाते हैं. प्रोलैक्टिन का काम वही है. न्यूट्रिशन यहाँ से उठाओ और यहाँ से दूध बना के स्टोर करो. And the last thing is resting and no stress. No stress. So these are 4 important things जो breastfeeding mothers
को रखना जरूरी है अपने जर्नी में, ताकि आप एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कर पाए। इंडिया में और आई वुड से ग्लोबली आल्सो इन फैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स आर रियली प्रीटी लो, एंड इट्स नॉट दैट कि फॉर्मूला खराब है, ये नहीं बोलना चाहते हैं, डेफिनेटली अपने उसके प्रोस एंड कॉन्स भी है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रेस्ट फीडिंग में जो बेनिफिट्स हैं वो एक फॉर्मूला नहीं दे पाता है, बिल्कुल नहीं दे पाता है, एंड वो कभी भी मैच नहीं कर पाता एक मदर्स मिल्क को। सो एंड दिस ओनली कम्स क्योंकि मदर्स को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या सपोर्ट नहीं है कि हाँ मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती हूँ, इवन बीइंग अ वर्किंग मॉम। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकते इफ यू आर अ वर्किंग मॉम। लाइक सम मदर्स को लगता है कि अच्छा 6 महीने तक तो मैं कर ही लूंगी, है ना, एक फर्स्ट 6 months तो हम रिकमेंडेशन होता है कि फर्स्ट 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, आफ्टर दैट यू स्टार्ट सॉलिड्स, एंड सॉलिड मतलब जो खाना वाना हम स्टार्ट कर लेते हैं उस टाइम पे यू कंटिन्यू विद दिस थिंग। बट आज जेंजी मॉम्स को थोड़ा सा होता है कि अच्छा कैसे करेंगे, फिर मिल्क को कैसे स्टोर करेंगे, अगर पंप करना Storing, है। I think, is a big problem there. Yes. So they need that guidance कि ये कैसे हम कर सकते हैं, we can overcome. If I have to give you my journey, I have a 2-year-old and I have exclusively breastfed, not because I'm an expert, but I had the determination कि okay, I had a little difficult birth, but at least my breastfeeding journey I would try कि कैसे भी हो जाए उसको कैसे भी लेके आर पार करो. So I've never given her formula, I have never given her a bottle. Okay, lovely. So and I made sure that I could go past with it, and I'm still currently breastfeeding her as well also, and it's on demand. So you used to store that milk for I her used when to you store were at the work? milk. I used to, because once I was back from my maternity leave, I used to work in a hospital. So yes, I'm not giving that benefit of doubt कि I worked in a hospital, तो मेरे पास वो एक suppliers और जगह की है, ऐसा कुछ है नहीं कि बाकी मदर्स नहीं कर सकते. अगर इफ यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट मदर्स ऑल्सो, काफी मदर्स अभी भी ये कर सकते. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास लॉज हैं, मटर्निटी बेनिफिट्स एक्ट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयर्स आर सपोज्ड टू सपोर्ट यू एज अ मदर, एज अ पोस्टमार्टम मदर रिटर्निंग टू वर्क. जो हम बोलते हैं ना, फॉर ब्रेस्ट फीडिंग देयर आर 2 places important. One, when you start, आपका जब जर्नी स्टार्ट होता है हॉस्पिटल से स्टार्ट होता है सब, तो इट शुड बी अ ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल. दूसरा, जब आप काम पे जाती हो, इट शुड बी अ वर्क फ्रेंडली breastfeeding. हाँ, सो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली वर्क प्लेस. ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट मदर्स शुड अंडरस्टैंड कि वहाँ पे आप जब ज्वाइन करने से पहले आप एम्प्लॉयर्स से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको एक स्पेस चाहिए, आपको प्रिवेसी चाहिए, एंड whatever pumping sessions, या अगर आपके पास एक डे केयर है, fresh है, whether it's within the organization या close by to the organization, your feeding or pumping duration is within your workers. ऐसे नहीं है कि आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाला है just for pumping or feed, so you're supposed to do an extra hour to finish your work. So it is by law कि आप ये cover कर सकते हो, and also that your organization should give you flexibility. Like अगर आपको work from home चाहिए या कुछ ऐसा कुछ model है, like I worked in a hospital, so I didn't have the flexibility of working from home. I had to see मेरा patients देखना था, तो वो option ही था नहीं. तो but I still had the option of at least pumping and storing, और फिर उस हिसाब से मैं घर लेके जाती थी, फिर उसको पिलाती थी. So I ensured कि घर जाने से मतलब ऑफिस जाने से पहले, and once I was back I was feeding her. मतलब जब भी मैं अवेलेबल थी मैं फीड करती थी, और मेरे पीछे जब मैं वर्क कर रहती थी, मेरा pumped milk, my care provider, my family members used to feed her. Oh, wow. And again using a cup, so she's Okay, pretty much a support cup baby. from family is very important. Yes, definitely. So अगर आपके पास फैमिली वाले नहीं हैं, तो आप किसी को रखते हो, नैनी भी रखते हो, तो you have to train them कि उसको हैंडल कैसे करना है, मिल्क का वार्मिंग कैसे करना है, सारा वो सब चीज़ आपको पहले से सिखाना जरूरी है. So अगर मैं बोलूँ कि वर्क से पहले मे बी a month or so before, start preparing कि आपको कैसा जर्नी लेके जाना है, and you can continue your journey for as much. So recommended year for breastfeeding is at least 2 years by WHO. Yeah. But 6 months to exclusive है. हाँ, उसके बाद up to 2 years करना जरूरी है. जो हम बोलते हैं ना, the first
1,000 days of a baby's nutrition is from conception till उसका second birthday, that is up to 2 years of age. ये बहुत जरूरी है. तो जैसे ही हम बोलते हैं ना प्रेगनेंसी में जंक नहीं खाओ, वो जरूरी, बिकॉज वो भी बच्चे का न्यूट्रिशन होता है. फिर 6 months जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है, बिकॉज वो बेबी की ग्रोथ में हेल्प करता है. फिर हम 6 months के बाद सॉलिड स्टार्ट करते हैं. तो सॉलिड्स में यू आर मेकिंग अ बैलेंस, है ना. Those 6 months are food is for fun, but milk has to be still there. After the first birthday, it's again like, you know, जब मर्जी हो, मतलब हो सकता है नाइट फीड्स के लिए या अर्ली मॉर्निंग फीड्स के, मतलब नाइट फीड्स में बहुत सजेस्ट किया जाता है हर लॉट कि रात को दूध जरूर से पिलाओ. Yes, because especially in the first 6 months में ये बहुत जरूरी है. It is because आपका प्रोलैक्टिन का जो लेवल्स होता है वो हायर रहता है नाइट में. तो जो भी मदर, हम बोलते हैं ना, जैसे हमारा दूध जो है इट्स डिजाइंड इन सच वे कि बेबी जब भी लैच करते हैं समझ जाए उसका एपेटाइट क्या है और कैसे आपको पिकअप करना है, मतलब आपका दूध कैसे बढ़ रहा है. बेबी तो ग्रो का हो रहा है, सो अपने आप आपका बॉडी टेक केयर करता है वो क्वांटिटी. हाँ, एग्जैक्टली दैट मैसेज आपकी बॉडी को मिलता है आपकी बेबी के लैचिंग से. Okay. With the exchange of the saliva that is happening with every latch. So prolactin levels रात को higher रहता है. अगर आप नाइट में स्किप करते हो, बॉडी डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, तो आपने 1 फीड या 2 फीड जो भी आप स्किप करते हो, आप बॉडी को बता रहे हो मुझे फीड की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम. तो जब आप नाइट फीड स्पेशली स्किप नहीं करते हो या कुछ भी करो, आप पंप करके एटलीस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसा भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, बट आप स्किप नहीं कर रहे हो वो डिमांड, तो ऑटोमेटिकली द बॉडी कीप्स पिकिंग अप अकॉर्डिंगली. So night feedings, they are encouraged. Definitely very important, especially in the first 3 months, because वो मदर्स के लिए वो एक पीक होता है ना स्टार्टिंग में, जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी की मिल्क सप्लाई पिकअप होने, बेबी का ग्रोथ इंपॉर्टेंट है. So it's very very important. ये night feeds definitely हमें skip नहीं करना चाहिए. कुछ discomforts भी होते हैं when we talk about, there are certain women who definitely face a lot of discomforts when they are feeding the baby. So क्या discomforts होते हैं, हम उन्हें कैसे cope up कर सकते हैं, कैसे manage कर सकते हैं? You yourself are a mother, I think आपने वो challenge बहुत clearly witness करा होगा. Yes, definitely. So अगर डिस्कम्फर्ट्स की बात करें, इट स्टार्ट्स ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल विद लैचिंग ओनली. अब आप बोलोगे हर बार लैच है, यस, इट द की टू अ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग इज लैचिंग. एंड जब लैच गड़बड़ हो जाता है सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. आई हैव टू जस्ट लिस्ट इट आउट एंड टेल यू दिस. लैचिंग जो हम बोलते हैं पुअर लैचिंग, हमने बात की थी कि बच्चा सिर्फ निपल पकड़ता है, तो अगर सिर्फ निपल पकड़े तो पेन शुरू हो जाते हैं. तो यू स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम सोरनेस, कभी निपल कट्स, ब्लीडिंग निपल्स, ठीक है, जिसके कारण बट पिलाने में दिक्कत हो सकता है. जैसे आपको पिलाने में दिक्कत होगा तो ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं होगा, जिसको हम आई थिंक engorgement कहते हैं. सो इट स्टार्ट्स विद engorgement, हेवीनेस होता है, एक्सेस ठीक से मिल्क एम्प्टी नहीं होता है, मिल्क रिटेन हो जाता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है, engorgement हो जाता है. engorgement फिर से रिवर्सिबल है अगर हम फिर भी अच्छे से पिला के एम्प्टी कर पाए. बट अगर नहीं, अगर मदर्स अभी भी चैलेंज है, अगर उन्होंने लैचिंग पे ध्यान नहीं रखा या एम्प्टी पे ध्यान नहीं रखा, तो सोल्यूशन वही है. तो engorgement can further go into a mastitis and further get into a very bad infectious state. कभी सर्जरी की भी जरूरत हो सकती है. Pretty painful journey. Yeah. So आपने mastitis बोला, what's that? It is again the collection of milk, वो अंदर रह के harden होके it converts into a pus and inflammation हो जाता है. It's a pretty painful journey. Mothers को इतना fever, chills, breast pain, hard of the breast, lump इतना hard लगता है, और milk ठीक से खाली भी नहीं होता. कितना भी बच्चे को पिलाओ वो hard बन जाता है. हाँ, exactly. हम express नहीं करते. Correct. And कितना भी आप express करो वो खाली भी नहीं हो रहा. It is just not coming out. Commonly mothers को बोला जाता है कि वार्म कंप्रेसेस दो या फिर आप पंप करके फेंक दो. Now again it depends. अगर वो पसी मिल्क है तो हाँ, to throw the milk would be better. But अगर सिर्फ hardened हो गया है, मतलब engorgement वाले phase में ही है, you can still feed the baby. And you can try. मतलब I would say thank your baby. Baby is the best person to empty your breast. breast. Help you there. Okay. But like I said, all in all, it should be कि when in doubt, always seek help the earliest.
डोंट वेट कि लास्ट तक कुछ गड़बड़ हो जाए, आप बर्दाश्त किए जा रहे हो, ऑलवेज रीच आउट टू अ लैक्टेशन एक्सपर्ट हु आर ट्रेन्ड इन हेल्पिंग यू कि अच्छा हम इवैल्यूएट कर पाते, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा फीडिंग में ही होता है. Definitely. Lactation counseling, I think, here plays a very important role. very important role because हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पहले ये देखते हैं कि गड़बड़ कहाँ पे है. ठीक है, अब गड़बड़ का मतलब नहीं कोई गलती कर रहे हैं हम लोग. इट कुड बी कि सिंपल चीज मदर इज नॉट कंफर्टेबल. हो सकता है कि मदर प्रिवेसी नहीं मिल रहा था. सिंपल चीज है. ठीक है, मदर को प्रिवेसी नहीं मिल रहा है तो इसीलिए वो ठीक से बच्चे को पकड़ नहीं रही है, ठीक से सपोर्ट नहीं दे रही है, जिसके कारण बच्चा भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है. And which is why the problem has arisen. Yeah, so that's why I said it all. We have to just analyze and understand कि क्या है. तो challenges को overcome करना है तो first is mother's comfort. अगर कोई essentials चाहिए जैसे कि feeding pillow चाहिए, privacy चाहिए, पानी चाहिए, dimmer lights चाहिए, जो भी चाहिए आपका comfort के लिए वो चाहिए. Baby का comfort देखना है, the third thing. And then of course we should never forget good lab science. That's the bottom line of it. So these are certain essentials in breastfeeding ताकि हमारा challenges जो है वो overcome कर पाए. तो काफी हद तक होता है कि हम solve कर पाते हैं. जैसे कि अब देखो symptom relief के लिए जैसे bleeding हो गया या pain हो गया, हम ice pack देते हैं, hot pack देते हैं, pump करते हैं या creams लगाते हैं, है ना. ये सब चीजें हो सकता है, but those are more of symptom relief. Root cause क्या है? Root cause आपका latching था. उसको जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक वापस हो जाएगा. It keeps recovering. As being an expert, knowing all of this, my whole journey also, I did have inverted nipples and I had to use a nipple shield, or I did have cuts, bleeding nipples. So how did you manage that time when you had cuts around your breast? I mean, so आपको तो पता ही है, latching is the problem there. Then exactly, that's what I'm saying. So easy to say that, and as a mother, I kept playing the role. My initial 2-3 weeks was more कि अच्छा मुझे पता है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, So till the time I was holding on to that lactation counselor, वो expert वाला background, and I know it, and I was trying to take control of the situation. वो हो ही नहीं रहा था because I was performing under stress. I knew what was happening and I was so stressed, तो वो ठीक नहीं हो रहा था. My one visit with the pediatrician, I would say he is the best pediatrician that I've at least felt with. And एक guidance उन्होंने बस एक line बताई थी कि please play a mother's role. Go with your natural instincts, ठीक है, and things should be fine. That day I came home, I dropped everything else. I said I'm just going to go with the flow, and things got so better. मतलब मेरे लिए उसके बाद उतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं हुआ है. जैसे challenges होते हैं, जैसे growth spot होता है, कभी-कभी डिमांड बढ़ जाता है, every 6 weeks होता है ना. It got little easier for me because I was not looking at कि मुझे ऐसा करना है या कुछ perfect करना है, because there's nothing checklist follow करना है. There's nothing called as perfect, है ना. हर मदर का अपना एक पोजीशन होगा हर तरीके का. जैसे किसी को फीडिंग पिलो के साथ करना है, किसी को लेट के पिलाना है, ठीक है. जिसको जो कंफर्ट होता है, जिसका जो सिचुएशन है, अगर आप एक्सेप्ट कर पाए कि जो भी हमारा सिचुएशन है, आई जस्ट नीड टू एंश्योर कि मुझे फीड करना है, अपना मिल्क फीड करना है ना. इफ आई गिव यू अनदर एग्जांपल, अ स्टोरी ऑफ अ मदर, ब्यूटीफुल स्टोरी. कोविड के टाइम पे बहुत चैलेंजेस था कोविड के टाइम पे, एंड कमिंग टू लैक्टेशन काउंसलर बहुत डिफिकल्ट था. उस टाइम पे वी जस्ट स्टार्टेड विद वर्चुअल कंसल्टेशंस. तो ये मदर को भी सिमिलर एक प्रॉब्लम हो गई थी. उनका निपल्स था कंप्लीटली इनवर्ड्स. बहुत रिट्रैक्ट करने की कोशिश की पर बहुत चैलेंजिंग लग रहा था. She couldn't do it and she kind of disappeared, and then again she came back to me and she said that I want to breastfeed my baby. अब तक मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, आप मुझे बस गाइड कर दीजिए. डजंट मैटर मैं डायरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं निकाल के मैं पंप करके पिलाऊंगी. एंड शी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ सेइंग दैट दिस इज अ प्रॉमिस आई एम डूइंग. 2 साल तक मैं कुछ भी हो जाए मैं पंप करके मैं पिलाऊंगी. शी डिड इट. सो दैट्स व्हाट आई सेड, breastfeeding is 90% determination, irrespective क्या challenges. More like how you train your mind, and more of the acceptance. जैसे हमने बात की थी रिकवरी में, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि जो भी सिचुएशन है
है ना, नॉट ट्राइंग टू टेक अ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे अब पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, ये करना है। जब तक उसको एक टास्क की तरह लोगे तब तक डिफिकल्टीज होती रहेंगी। बट जैसे ही आप बोलोगे अच्छा मुझे फीड करना है, फीड हो गया, अच्छा फीड के बाद you're रिलैक्स हो गया, अब मैं देखती हूँ अगर मेरे पास टाइम है कुछ करूँ या मैं रेस्ट करूँ, सो व्हेन यू गो इन दैट फ्लो इट्स इजी। पर जब भी आप एक टास्क के साथ इसके बाद ना मैं ये काम करूंगी, you we always have that, you plan, I yes, think. you try to organize everything, Yeah. so if you try to go on the flow I think It will happen. बहुत easier होगा। Okay, but then there are also certain women जो कि काफी करने के बाद भी, काफी कुछ करने के बाद भी breastfeed नहीं करा पाते हैं, they're very overwhelming, they are also discouraged at the same time. So how do we motivate those women out there? See, I always give one mantra to the mothers: one day at a time, one feed at a time. No two feeds are the same. मतलब अभी मानो आपने सुबह में एक फीड दिया है, शायद बहुत अच्छा था और आप खुश हो गए, और द नेक्स्ट फीड जो 2-3 घंटे बाद होगा आप देखोगे कि पता नहीं क्या हो गया बच्चे को, बच्चा ठीक से ले ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, जितना ले ले कोई बात नहीं, आपको जैसा सपोर्ट करना है कर सकते हैं, राइट। उसके बाद शायद नेक्स्ट फीड शायद हो सकता है वो ठीक हो जाए। सो सिचुएशन होता है, कभी कभी बच्चे के भी तो मूड होते हैं, है ना, दे आल्सो हैव देयर ओन मूड स्विंग्स। सो दैट्स व्हाई आई सेड कंट्रोलिंग नहीं होता, तो एक सिंपल मंत्र है, वन फीड, है ना, वन डे एट अ टाइम, वन फीड एट अ टाइम। दैट मेक्स थिंग्स मोर इजियर बिकॉज इट्स नॉट लाइक you're going to win a world cup, है ना, ये ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसमें कोई जीत हार का कुछ होता नहीं है। नहीं, बट अगर लैचिंग भी प्रॉपर हो या फिर मान लीजिए ऐसे वुमेन भी होते हैं, ऐसे मॉम्स भी होते हैं जो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा, अगर 2-3 बार फीड नहीं आया है, कुछ दिन तक नहीं आया, then they just lose the hope. So how do we give these kind of women a hope that if you correct your latching, as you said, सबसे core latching ही है, सबसे ज्यादा important latching है, क्या वो ठीक हो सकता है? क्या women वापस से फीड करवा सकते हैं? डेफिनेटली रिया, इट्स ऑल अबाउट दैट सपोर्ट। वही चीज है, जब तक मदर्स सीक आउट नहीं करेंगे, कभी कभार जस्ट सिंपल सपोर्ट घर पे, शायद दे आर स्ट्रेस्ड विद द लैक ऑफ सपोर्ट एट होम और समथिंग, सो जस्ट गिविंग देम द लिटिल सपोर्ट एंड थिंग्स गेट बेटर। मतलब सिंपल एक सपोर्ट से काफी हद तक चीजें कवर हो सकते हैं। काफी बार न्यूक्लियर फैमिलीज में जैसे मदर्स अकेले होते हैं, हर चीज मैनेज करना तो डिफिकल्ट होगा, बट कभी कभार बहुत डिफिकल्ट और हो सकते हैं, जैसे कि अगर निप्पल कट्स हो गया तो मदर्स रिजेक्ट करते हैं, यार मेरे को बहुत पेन हो रहा है, आई विल नॉट फीड द बेबी, ठीक है, या फिर मैं पंप नहीं कर सकती हूँ, या मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है देन इट इज बेस्ट कि वो सीक आउट करे एक एक्सपर्ट ओपिनियन का। हमारे पास we've got lot and lots of people who have opted to be lactation counselors and consultants and all across. You know, काफी हद तक अब COVID has taught us to be virtual supports also to mothers. So something that works for you, either offline or online, I think it is best when it is really bad. At least seek help. At least you will save the time कि आप ज्यादा problems में ना जाओ, या ऐसे point पे आ जाओ जहाँ पे या तो आप give up ही कर दो, आपका ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, एंड देन फिर वो जर्नी में चले जाते हैं मॉम गिल्ट, मैंने नहीं किया, या आई कुडंट प्रोवाइड माय बेबी, व्हिच इज अ रियल थिंग एंड नॉट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत हद तक बहुत कुछ रीजन से चलते हैं, हम मॉम गिल्ट लेते रहते हैं, सो दिस वुड बी एन एडेड थिंग कि अच्छा अब ये भी मैं नहीं कर पाई, एडेड स्ट्रेस, दैट्स द थिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन इन डाउट सीक हेल्प एंड ट्राई एंड सी कि आप कितना सेंसिटाइज कर सकते हो फैमिली फ्रेंड्स को सपोर्ट करने के लिए, एंड टू एनकरेज देम, गिविंग देम आल्सो लिटिल बिट कि ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है, तो ही एक आगे से जो हमें एक सपोर्ट चाहिए वो मिल पाएगा, हो सकता है। Definitely. All right. Coming to the last question again, what is that one message that you would want to give to every mother out there when they are breastfeeding and at the initial, stage पर है, just after delivery? I would like to just give one thing कि don't think that you are less of a mother. Doesn't matter कि आप एक breastfeeding mother हो, आप एक formula feeding mother हो, या आप एक mixed feeding mother हो. The type of feeding really doesn't matter. You're a mom and you'll never do wrong for your baby, है ना? तो जरूरी बस ये है कि don't doubt yourself. Just play the mother's role and live one day at a time.
one feed at a time. The breastfeeding journey will definitely go the way you want to go. Wow, lovely. Thank you so much. It was wonderful having you again, Dr. Manisha. I hope our mothers they get this information and definitely उनको help हो and बाकी सारी community में हम awareness कर पाए इस तरीके से. So now that this one second series is done, now we have the next segment plan wherein we will be talking about decoding colic and what every parents needs to know. So we'll be talking about this particular topic in our next segment of Motherhood Tales. So please stay tuned, get connected. Also attend our weekly webinars. We will be there to help you with the best, and please take care.